बच्चों तो तुम्हारे लिए एक और मैं वीडियो लेके आया हूं और ये है क्लास 9th का चैप्टर गुरुत्वाकर्षण और इसके सारे एमसीक्यू को मैं यहां लेके आया हूं। तो बहुत सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। इन सब एमसीक्यू को तुम देखते जाओ और उनके आंसर भी करने का क्वेश्चन के आंसर करने का कोशिश भी करते जाओ। तो यदि तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम ले सकते हो। और ध्यान रहे बच्चा लोग, एक चीज जरूर ध्यान देना कि ये चैप्टर तुमने पहले पढ़ा होगा, तभी इस वीडियो को देखो ताकि तुम्हें सारी जो बातें बताई जाए वो समझ में आए। यदि तुमने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तुम्हें थोड़े से प्रॉब्लम उसमें हो सकता है उसको समझने में। तो चलो हम लोग देखते हैं, अपना एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो यहां पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। यदि दो पिंडों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। देखो ऑप्शन, दोगुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले तो तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो पिंड M1 और M2 आर दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा M1 M2 बटा आर स्क्वायर। ये तुमने पढ़ा होगा, GMM बटा आर स्क्वायर। तो आर क्या है जरा बताओ, दूरी है। तो क्या बोल रहा है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए, यानी पहले आर था, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2r यदि कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा कि घटेगा। जरा देखो यहां, तो ध्यान से इस बात को देखना, हमेशा के लिए ये यूजफुल है। यदि नीचे मान बढ़ते जाएगा बच्चा लोग तो ये पूरा का मान घट जाता है। ध्यान से देखना, यदि बटा के नीचे का मान बढ़ रहा है तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा मैं बोल दे रहा हूं, यदि नीचे बटा के कुछ नीचे दिया हुआ है उसका मान बढ़ाएंगे तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, होगा ना। लेकिन उल्टा क्या होगा, यदि नीचे वाले को घटाया जाए तो पूरे का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो, बिल्कुल मत होना भाई, क्योंकि नीचे वाले से भाग लगाना है ना, नीचे वाले से क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो बस इसको बढ़ा दिया गया, आर को बढ़ा दिया गया, दूरी बढ़ा दिया गया। तो खुद ही सोचो, जब वो पास पास दो चीजें हैं तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, थोड़ा दूर तो कम लगेगा, थोड़ा दूर तो और कम लगेगा, और दूर तो और कम लगेगा। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि दूरी बढ़ाने पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। भैया तो इसमें सब में तो कम ही लिखा हुआ है, एक ये वाला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो अब कितना कम हो जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर है बच्चा लोग, क्या है, स्क्वायर। तो जितना बोलेगा ना उसका स्क्वायर कर देना और उतना से कम हो जाएगा। जैसे आर को यानी दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 2 स्क्वायर से कम हो जाएगा। यदि 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो 3 स्क्वायर से कम हो जाएगा। यदि 4 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो 4 स्क्वायर से कम हो जाएगा। याद रखना। तो कितना किया जा रहा है, 2 गुना। तो कितना से कम हो जाएगा, 2 स्क्वायर, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो देख सकते हो 1/4 रह जाएगा। 4 गुना कम मतलब क्या हुआ, 1/4 रह जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं, कितना अच्छा से समझाया। और यदि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा होगा ना तो बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोगों ने देखा F बराबर क्या होता है, G
m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो किस पे निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर नहीं करता है। तो इनके बीच की दूरी पर बताओ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पास हैं तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, दूर हैं तो कम है, और दूर हैं तो कम है। करेगा ना? बिल्कुल करेगा। द्रव्यमानों के गुणनफल पर? बिल्कुल जी बिल्कुल, द्रव्यमान के गुणनफल भी करेगा। उसके द्रव्यमानों के योग पर? क्या इसके द्रव्यमान का योग से कोई मतलब है? नहीं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम लोग बोलते हैं जी, तो इस पर क्या निर्भर करेगा? बिल्कुल भैया करेगा। ये देखते हो फार्मूला में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन क्या होता है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव एगो उसके ऊपर बल कार्य करता है, उस पिंडवा के ऊपर कार्य करता है। उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो बोलता है किस पे निर्भर करता है? वस्तु के आयतन पर, वस्तु के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर, इन सभी पर। तो बिल्कुल ये क्या करता है? इन सभी पर निर्भर करेगा। देखो यहां वस्तु का जो आयतन होगा, तुम जानते हो कि जो बोट होता है, नाव होता है, वह उसका आयतन क्या होता है? ज्यादा होता है, जिस कारण से उस पे उत्प्लावन बल क्या लगता है? ज्यादा लगता है। ये सारा भी चीज तुमको जानना होगा। इसके बाद घनत्व पर निर्भर करेगा ही करेगा। इसके बाद द्रव के घनत्व पर, द्रव है, द्रव के घनत्व पर वो निर्भर करेगा ही करेगा। इस तरीके से जो उत्प्लावन बल है सभी चीजों पर क्या होगा? निर्भर करता है। अब घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? अरे भाई घनत्व होता क्या है? पहले ये तो पता चले। कौन सा मात्रक होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, केजी मीटर क्यूब है, कोई मात्रक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जरा तुम बताओ कि घनत्व है, क्या है बच्चों? घनत्व। तो घनत्व हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान यहां पर क्या है जी? केजी है। द्रव्यमान क्या है? केजी। और आयतन क्या है? मीटर क्यूब है। तो क्या ऐसा कुछ है यहां पर? देखता हूं मैं, तो यहां बिल्कुल यहां पर केजी मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा जी, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि केजी मीटर -3, तो इसका कुछ अलग मीनिंग है? नहीं, सेम टू सेम यही मीनिंग है। यानी कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है जो कि एकदम है केजी मीटर क्यूब। लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। देख लो थोड़ा सा वर्ड्स चेंज हो गया। यह है घनत्व, और आगे मैं दिखाऊंगा तुमको कि जो अपेक्षिक घनत्व हम लोग निकालते हैं उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, बिल्कुल हो गए। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक, अरे भैया यहीं पे आ गया, यहीं पे आ गया क्वेश्चन। वहां तो अपेक्षिक घनत्व के कोई मात्रक नहीं होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित के सापेक्ष होता है। तो जो अपेक्षिक घनत्व है वह किसके सापेक्ष निकालते हैं? तो पानी के सापेक्ष निकालते हैं। अपेक्षिक घनत्व किसके सापेक्ष निकालते हैं हम लोग? तो पानी के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व हम लोग निकालेंगे। त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। तो भैया जब केंद्र पर जाएंगे ना तो g का मान क्या होगा? 0। और भार क्या होता है? mg होता है। भार क्या होता है? m गुना g होता है। तो g यदि 0 हो जाए तो उसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर आकाश के स्थित रहने का क्या कारण है? जरा सा सोचो। आकाश जो स्थित उड़ के कहीं नहीं भाग जा रहा है, तो उसका उत्तर है सीधा सीधा गुरुत्व बल। क्या है? गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो पृथ्वी हम लोगों को
एक बल से अपनी ओर खींच रहा है, उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोलेंगे। एक वस्तु का वायु में बाहर 10 न्यूटन है, ठीक है, जब इसे पूर्णतः पानी में डुबोया जाता है तो इसका भार, वायु में भार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भार 10 न्यूटन है जी। और जब इसे पानी में डुबोया जाता है, इसको कहां डुबोया जाएगा? पानी में डुबोया जाएगा, तो इसका भार हो जाएगा तुम्हारा 8 न्यूटन। तो वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार क्या है? अरे भाई जरा सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कुआं है, हालांकि तुम शायद नहीं जानते क्योंकि कुआं में तुमने पानी नहीं भरा हुआ है। तो यदि कुआं है तो कुआं में पानी भरे हुए बाल्टी को ऊपर ले आओ, ऊपर, पानी से ऊपर, तो भारी बाल्टी क्या लगेगा? भारी लगेगा। लेकिन फिर उसे पानी में डाल दो और फिर उसे खींचो तो बड़ा हल्का लगेगा, क्योंकि यहां पर इस पर एक उत्प्लावन बल लगता है। जब तक ये पानी के अंदर है, एक इस पे उत्प्लावन बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जिसके कारण ये बेचारा हल्का महसूस हो रहा है। तो यहां पर बोलता है यदि ये बाहरी, इस पे कितना भार है? इसका भार मतलब क्या हुआ? जिस बल से पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, तो पृथ्वी इसको खींच रही है 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन से, और पनिया में डाल दिए तो पानी इस पर लगा रहा है 8 न्यूटन का उत्प्लावन बल। कितना न्यूटन का उत्प्लावन बल लगा रहा है? 8 न्यूटन का। पृथ्वी खींच रही है 10 न्यूटन से और पनिया फेंक रहा है 8 न्यूटन से, तो बीच का अंतर कितना हो गया? 2 न्यूटन। कितना? 2 न्यूटन। तो यही बोल रहा है वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार क्या है, तो घटा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा, 2 न्यूटन। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुमने चैप्टर को नहीं पढ़ा है भैया तो जाके पढ़ लो ना कि क्या यहां विस्थापित जल क्या होता है, यहां गुरुत्व के अधीन जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, यहां पर भार क्या होता है, ये सब पढ़ोगे। उत्प्लावन बल क्या होता है तब ना यहां पर करोगे। अब अचानक आ गए हो, बैठ गए हो पूरा यूट्यूब खोल के और बोलोगे कि हमको बुझा ही नहीं रहा है, तो कैसे बुझाएगा? तो कैसे आंसर करोगे? तो कैसे ऑप्शन मारोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो अब देखो, गुरुत्वीय त्वरण हम लोग बोलते हैं जी को। बच्चा लोग किसको बोलते हैं? जी को। तो बोलता है जी का मान क्या होता है। तो यहां देखना, जी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि यहां देखना, ये है तुम्हारा त्रिज्या, ये क्या है? तुम्हारा त्रिज्या पृथ्वी का। और ये है तुम्हारा, ये देखो, ये है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा, और ये है तुम्हारा, यहां पर ऐसे कर दिया जाए तो ये है तुम्हारा ध्रुव। तो ध्रुव पर त्रिज्या क्या होता है? कम होता है। ध्रुव पर त्रिज्या क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। और तुम्हारा इसका मान एक्चुअल में होता है GM/r²। जी बराबर क्या होता है? GM/r²। तो यहां पर जैसे मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था कि ये r त्रिज्या है, ये r क्या है? त्रिज्या है। तो मैंने क्या बताया था? r को बढ़ाते जाएंगे तो पूरे का मान घटते जाएगा। तो यहां देखना, r का मान क्या है? ज्यादा है। क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो यहां g का मान क्या हो जाएगा? g का मान हो जाएगा कम हो जाएगा। अरे भैया, यानी कि जो विषुवत रेखा है उस पर g का मान कम होगा। कोई दिक्कत? दूसरा, यदि r का मान घटा दें, आर का मान को क्या कर दें? कम कर दें। देखो यहां पर तुम जानते हो ना, पृथ्वी चपटी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ध्रुव है, ध्रुव पर आर का मान क्या है? कम है। तो ध्रुव पर आर का मान कम होगा तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान ज्यादा होगा। तो इस फार्मूला से भी तुम उसको क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या बोलता है जी? विषुवत रेखा और ध्रुव पर समान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो जान गए। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्रमशः बढ़ता है, तो विषुवत रेखा पर बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। तो ध्रुव पर न्यूनतम कहां होता है? ध्रुव पर तो ज्यादा होता है, तो यह भी गलत हो गया।
तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है भैया, तुम्हारा आंसरवा हम डी मार देते हैं, तो सी हमारा आंसर होगा, विषुवत रेखा पर क्या होगा, कम। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, विषुवत रेखा पर आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जी का मान क्या होगा, कम में होगा। विषुवत रेखा पर आर का मान ज्यादा होगा और जी का मान क्या होगा, कम होगा। ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, बताओ जल्दी से, ज्यादा होगा। काहे कि त्रिज्या को हम लोग आर का मान क्या मानते हैं, कम मानते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पास्कल बराबर क्या होता है, पास्कल दाब का है, दाब का क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है। और दाब बराबर बचवा लोग होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफलवा होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ध्यान से देखो, और बल यहां पर प्रणोद भी लिखा रहता है, प्रणोद, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर क्या हो गया, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अच्छा, तो यहां परनोदों के परनोद क्या हो गया कि ये जो लंबवत लंबवत जो बल लग रहा है उसी को परनोद कहा जा रहा है। तो जो परनोद है उसका मात्रक हो गया न्यूटन। का हो गया मात्रक, न्यूटन। अरे लीजिए, लिख दिया न्यूटन। तो भैया क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि जो दाब है, दाब है उसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसका मात्रक हो गया, दबवा के मात्रक हो गया। तो दाब बराबर क्या हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रहे परनोद को, बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो हर चीज तुमको याद रखना होगा। पीछे के चैप्टर में फोर्स पढ़ा है ना, बल, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो जब भी मात्रक, मात्रक से भैया क्वेश्चन तो एकदम बनता ही बनता है, एकदम आईबे करेगा। किसी का पिताजी भी नहीं रोक सकता है, सही बात है, कोई नहीं रोक सकता है। मात्रक तो एकदम आना ही आना है। तो उसके लिए जो छोटे छोटे मात्रक होते हैं उसको याद करके रखना है, और फिर इसी से बड़े बड़े मात्रक को हम लोगों को क्या होता है, बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको एकदम याद रखना। तो हाँ, तो ये जो पास्कल है ये क्या हो गया, यहां देखो, वैज्ञानिक ब्लैक पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पी से व्यक्त करते हैं। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल। ऐसा मात्रक क्या हो गया, पास्कल। जैसे ऊर्जा का कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल। याद है ना, तो वर्क हम लोग पढ़े थे, ऊर्जा, कार्य पढ़े थे एफ गुना एस। क्या पढ़े थे, एफ गुना एस। तो न्यूटन, और एस क्या था, मीटर। ये न्यूटन मीटर किसका मात्रक था, कार्य का, और इसी को हम लोग बोलते थे जूल। तो इस तरीके से यहां भी पास्कल है, न्यूटन न्यूटन नहीं है जी, यहां पास्कल क्या हो गया, हाँ, बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या होता है। तो भैया यदि तुमने दाब को बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा तो मैंने क्या बताया, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी कि प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। और मैंने एकदम शुरू में ही बता दिया है, यदि नीचका वाला को कम कर दिया जाए, बटा के जो नीचे है उसको कम कर दोगे तो ये पूरे का मान बढ़ जाएगा, यानी दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे वो चाकू है, चाकू को यहां पर तुम क्या कर दो, एकदम यहां पर क्या कर दो, एकदम उसका क्षेत्रफल को कम कर दो, क्षेत्रफल को क्या करो, कम। तो यदि क्षेत्रफल को इसका कम करेंगे तो दाब जो है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हम आसानी से खचर 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 काट सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला यहां बात बता रहा है कि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक और चीज दिखाते हैं,
यहां देखना, जैसे ये बैग है तो बैग को यहां हम टांगते हैं इसे, आय है क्या बात है, बैग को इसे टांग लिए तो यहां पर इसको चौड़ा बनाया जाता है, इस पट्टी को चौड़ा बनाया जाता है। देख लो इस पट्टी को क्या बनाया गया, चौड़ा। तो यदि पट्टी को चौड़ा बना दिया गया यानी क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया तो जो दाब है वो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम। और दाब कम लगेगा तो वाह क्या आराम है, वाह वाह क्या बात है, क्या सुकून है, क्या सुकून है ऐसे मोटा पट्टी वाला टांगने में। अब यहां एक पतली डोरी ऐसे करके टांग दो तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। और जिस ही क्षेत्रफल कम होगा एकदम दर्द करने लगेगा, तुमको एकदम दर्द करने लगेगा। समझ में आ रहा है ये? तो जरा बताओ यहां पर आंसर क्या होगा। तो संपर्क क्षेत्रफल को कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एकदम सीधे सीधा इसका रिलेशन है। यही कारण है कि यदि हम लोग एक कील लेते हैं तो कील को यहां पर क्या बनाते हैं, नुकीला बनाते हैं। यदि हम लोग एक चाकू लेते हैं तो चाकू को क्या बनाते हैं, उसको एकदम शार्प करते हैं ताकि दाब बढ़ जाए। यदि हम लोग एक बैग का, जैसे मैंने उदाहरण बताया, तो उसके पट्टी को चौड़ा बनाते हैं जिससे उसका दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। चलो आगे देखते हैं, जल का एसआई मात्रक में घनत्व कितना होता है। तो यहां देखो 10 किलोग्राम मीटर क्यूब है, ये देखना, ये बच्चा लोग इसको याद करना होगा, जल का घनत्व। तो यहां देख सकते हो जो सोने का घनत्व है 19300 केजी प्रति मीटर क्यूब है। तो केजी प्रति मीटर क्यूब मैंने अभी तुरंत बताया, केजी प्रति मीटर क्यूब ये घनत्व का क्या है, मात्रक है। अब यहां देखोगे पानी का घनत्व क्या हो गया, 1000, 1 2 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये दोनों याद रख सकते हो, सोना का घनत्व भी याद रख सकते हो और पानी का भी घनत्व याद रख सकते हो। तुम बोलोगे ये औड़रम बौड़रम क्वेश्चन कहां से पूछा सर। अरे बबुआ जाके पहले अपना एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें एकदम क्लीन लिखा हुआ है, एकदम साफा साफ लिखा हुआ है ये दोनों बात, ठीक है। इसीलिए अब ये अचानक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो तुम पगला जाओगे, अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हमको पढ़ाई भी नहीं किया गया है, ये जो है सो गलत सेट किया गया है। ऐसा नहीं है। यहां देख सकते हो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये देखो रिलेटिव डेंसिटी है, इसका घनत्व क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी का घनत्व क्या होता है, अभी पहले ही पढ़ा दिए हैं जी, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तो देख सकते हो आपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी पदार्थ का घनत्व, तो किसी पदार्थ का घनत्व मान लो हो गया केजी मीटर माइनस क्यूब, 5 केजी मीटर माइनस क्यूब। और पानी का घनत्व जो है वह तुम्हारा पता था ऊपर, ऐसे डैश मार दो केजी मीटर माइनस क्यूब। तो ये तो पूरा कट गया ना, और जैसे ही ये पूरा कट गया तो इसका कोई घनत्व का, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक होगा क्या, अरे नहीं होगा। शुरू में ही पढ़ा दिया कि अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। उत्प्लावन बल होता है भैया, उत्प्लावन बल क्या होता है कि द्रव के द्वारा किसी पिंड को यदि उसमें डाला जाएगा तो उसके द्वारा क्या लगाया जाएगा, एक बल लगाया जाएगा, वही क्या है, उत्प्लावन बल है। तो बहुत सिंपल वे में इसको सिखाया जाता है इस तरीके से। यहां देख सकते हो, यहां देखो इसको पहले बता दे रहा हूं, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यही है तुम्हारा आंसर। यहां देखना, मान लो कि एक पानी है यहां तक भरा हुआ है और यहां टोंटी लगा दो, टोंटिया को ऐसे लगा दो, ठीक है। अब यहां पर कोई पिंड को ऐसे डुबकाओ, एकदम ठोच अंदर गया, तो जैसे ही अंदर जाएगा ये कुछ पानी को निकालेगा, यहां से कुछ पानिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, उसको यहां रख लो, इकट्ठा कर लो। इस तरीके से ये कुछ पानी निकाल रहा है, इसको क्या करो, इकट्ठा करो। और उस पानी का जो भार होगा
उस पानी का जो भार होगा वही इसका क्या होगा, इसके उत्प्लावन बल के बराबर होगा। उत्प्लावन बल बराबर क्या हो गया, पानी का भार, जो पानी निकला ना उसका क्या निकालो, उसका भार को निकालो, भार को निकालो। तो भार जानते हो ना mg होता है, तो भरवा को निकाल दो। तो जो भार हुआ, पानी का जो भार हुआ वही उत्प्लावन बल के बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा, उत्प्लावन बल के बराबर होगा। तो ये कैसा पानी था, कैसा द्रव था, पानी की जगह द्रव हम लोग बोलेंगे, पता नहीं क्या चीज में डाला गया है इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे द्रव। पानी नहीं बोलने का जरूरी है, पानी में भी डाल सकते हैं। तो जिस द्रव में डाला गया है, जैसे ही डालेंगे वहां से कुछ द्रव निकल जाएगा बहरी, और जितना बहरी निकलता नहीं है हमेशा थोड़ा ना निकलेगा। अब यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ पर नाव को डाला गया, नाव को यदि डाला जाएगा तो पानी बाहर थोड़े ना निकलेगा यार, बाहर थोड़े ना समुद्र में से उड़ के तुम्हारे घर में थोड़े ना आ जाएगा, विस्थापित होगा। विस्थापित मतलब वहां से हटाएगा उसको। तो जितना पानी को हटाएगा वही उत्प्लावन बल के बराबर होगा। वही जो है वह किसके बराबर होगा, उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ठीक है, यहां देखना, रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है। इसका कारण क्या है, एक रुई को भी डाल दिए हैं, पत्थर को भी डाल दिए हैं, तो रुई जो है वो धीरे 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 पहुंचेगा, लेकिन पत्थर सट से पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों, ये होता है गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी की जिस बल से खींच रहा है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल, उसके कारण एगो है फास्ट पहुंचेगा, एगो स्लो पहुंचेगा। अब देख सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है, क्या भाई ये क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रा, द्रव्यमान, यही क्या है इसका कारण है, तुम जानते ही होगे। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं यानी कि इनका जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तुम जानते हो कि ये समानुपाती होता है m1 इंटू m2, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा f जो है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है इनके दूरी के वर्ग के, हाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों को हम लोग मिलाते थे, याद करो तो बताते थे G बराबर F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। याद है ना बच्चा लोग, तो यही यहां पूछ रहा है, तो ये तो तुमको पता ही हो गया, आंसर अब क्या है, ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अभी तुरंत पढ़ाया है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे दूरी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होते जाएगा। कितना कम होगा तो स्क्वायर में बोलना है। यदि 2 गुना घटाया जाए तो 2 स्क्वायर, 3 गुना घटाया जाए तो 3 स्क्वायर, 4 गुना घटाया जाए तो 4 स्क्वायर कम होते चला जाएगा। तो 2 गुना से घटा दिए हैं। वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुना करने पर बढ़ा दिए हैं, दूरियां बढ़ा दिए हैं। देखो दूरी दोनों कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, दूरी घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। इसमें बताने का कुछ है क्या, सब दिमाग में स्टोर है ना। तो यहां देख लो, अबे ये क्यू कैसे हो गया, ये स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर माने 4 गुना, तो यानी कि चौथाई हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा क्वेश्चन कर देंगे तो चौथाई मतलब कि उनके बीच के दूरी को 2 गुना कम कर दिया जाए, 2 गुना कम कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, तो भैया गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति क्या है, त्वरित गति है, त्वरित गति है चांद की गति। ठीक है,
m द्रव्यमान का वस्तु जो है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है, इस पर लगने वाला बल क्या है? तो यहां देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं v² बटा r। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्या हो गया? v² बटा r। तो यहां देख सकते हो ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है, तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल जो F है वो समानुपाती होता है v² बटा r की। तो यही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार, तो भार जैसे ही हम लोग बोलते हैं शब्द, इसका मतलब होता है वह बल। भार क्या है? बल है। पहले इसको याद कर लो तो जरा सा, भार क्या है? बल। भार क्या है? बल। भार क्या है? बल है जी, बल है, फोर्स है, फोर्स। भार क्या है? बल है, बल बल बल। भार क्या है? फोर्स है, जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी की जगह आकाशीय पिंड भी हो सकता है, जैसे चंद्रमा भी हो सकता है। तो भार एक बल है जिसके द्वारा कोई आकाशीय पिंड किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो यह एक बल है। तो भार बराबर m गुना g होता है। भार बराबर क्या होता है? m गुना g। तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगने वाला आकर्षण बल के बराबर होता है। वेरी गुड। उस वस्तु में पदार्थ के घनत्व पर कोई मतलब नहीं है, उसके द्रव्यमान के बराबर कोई लेना देना नहीं है, जड़त्व को दर्शाता है बिल्कुल नहीं। तो बल है भैया, बल है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव पर ले जाते हैं, याद रखना, ये तो बता दिया था कि ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? विषुवत रेखा के कंपैरिजन में। तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, ठीक है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके कारण आती है? तो उत्प्लावन बल के कारण। जो द्रव है उस पर भी एक भार लगाता है कि भाग, यहां से यहां आएगा मेरे पास, तो भाग, और भगाने के लिए वो बल लगाता है, और उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो वस्तु के आयतन के बराबर आयतन के द्रव के भार के कहा लिख दिया है जी, बराबर होता है। वस्तु के भार के आधे के बराबर होता है। वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही वाला सही है। तो ये कितना होता है? तो वस्तु को जब डालेंगे तो उसके जो वह है कुछ द्रव को वहां से विस्थापित कर देगा, और उसका जो भार है उसी के बराबर वो एक बल का अनुभव करता है, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। तो यहां देखो, आपेक्षिक घनत्व हम लोग क्या जानते हैं? किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। याद रखना इसको। तो यहां पर एक अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि एक पत्थर को किसी मकान के छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का लगता है वक्त, तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी? और यहां g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तुमको ले लेना है। तो यहां देखना, इस तरीके के क्वेश्चन में दो चीजें याद रखनी है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यदि पिंड को ऊपर से नीचे गिराया जाए, ऊपर से नीचे, तो ऊपर जो u होगा, ऊपर जो u होगा बच्चा लोग, वो हो जाएगा 0। u क्या हो जाएगा? 0। और भी यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगा? रहेगा। और ऊपर से नीचे गिरा रहे, तो g बराबर क्या है? देख लो, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां दिया हुआ है। यहां से आने में टाइम कितना है तुम्हारा? 4 सेकंड लगता है। तो भाई इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है। यदि यहां पर एक फॉर्मूला लगाएं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as की जगह क्या लिख देंगे? gs। कोई दिक्कत है? यदि इस तरीके से हमको यहां v पता रहेगा, देखो v का मान, देखो यहां पर u का मान पता है, 2 का मान पता है, g का मान पता है, s का मान पता है। s का मान क्या है? s का मान यहां पर नहीं पता है, s का मान ही निकालना है। s का मान हमको पता नहीं है, और v का मान भी पता नहीं है। तो यदि यहां पर v पता चल जाए,
तो क्या एस पता चल जाएगा? अरे हाँ सर, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो एक और फॉर्मूला लगाते हैं, तो v माइनस यू बटा टी बराबर ए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो एक जगह यहां जी लिख देंगे, होता है। तो यहां पर भी यू है ये, तो भी की जगह लिख दिए भी, यू की जगह लिख दिए 0 और टी की जगह लिख दिया 4 सेकेंड और इसके लिख दिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भी बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब भी का मान यहां लिख देंगे, तो 40 गुना 40 माइनस 0 बराबर 2 गुना 10 गुना एस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। तो 40 गुना 40 और बटा 2 गुना 10 20 बराबर एस, तो 20 से 2 बार में काट दिया, तो एस क्या हो गया? 80 मीटर हो गया। तो आंसर क्या है? 80 मीटर है। यानी कि इस तरीके से दो फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो भाई इसका अनुपात होगा 6:1। इसको याद कर लेना। इसके बाद यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? किसी वस्तु का भार क्या है? भार बराबर है mg और ये क्या है तुम्हारा? 49 न्यूटन है। 49 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? अरे भाई, तो m गुना m लिखो और g को 9.8 लिख दो, तो बराबर 49 न्यूटन हो गया। तो m बराबर क्या हो गया? 49 बटा 9.8 और गुना कर दो 10, इधर काट दो, तो ये हो गया 2 और 2 से कट गया 5, यानी कि 5 kg हो गया आंसर। देखा कितना बढ़िया से बन रहा है। तो बनेगा तब ही जब इस चैप्टर को पूरा खा जाओगे पेट में एकदम, हा खा के पचा के, तब ये सब न्यूमेरिकल बनता है। और नहीं तो ऐसे ऐसे खजुआते रहोगे, कुछ नहीं बनने वाला है। चलो, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? सभी स्थान पर बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होता है। पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसका व्यास कम है। तो इसका उत्तर है पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है। 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य को चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो यहां देखना, पहले तो व्यक्ति 70 केजी का है, तो 70 केजी का है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार होगा 70 गुना 9.8। कोई दिक्कत है? और चंद्रमा पर तो उसके भार का 6 गुना कम हो जाएगा। याद रखना कि किसी भी पिंड का जो पृथ्वी पर भार है वह चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। तो कर दो गुना 1/6 और इसको काट दो 10 से। ठीक है, तो 6 से इसको काटो, तो 6 से, तो यहां पर तुमको गुना करना ही पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है। तो गुना करोगे तो 686 आएगा और 6 से इसको क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो देखो ये खुद कर लेना तुम, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114.3 न्यूटन। ठीक है। अब देखो पृथ्वी का द्रव्यमान, भाई इसको याद कर लेना। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या। अरे भैया VVI क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो यहां देख सकते हो तुम, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो पृथ्वी का जब द्रव्यमान हम लोग देखेंगे तो यहां देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ है त्रिज्या और द्रव्यमान। तो यहां पर, अरे भैया आओ, क्यों नहीं आ रहा है? यहां देखना द्रव्यमान पृथ्वी का क्या है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg और चंद्रमा का द्रव्यमान लिखा है 7.36 इंटू 10⁻22। तो क्या करना है? बिल्कुल याद कर लेना है। त्रिज्या भी यहां देख सकते हो 6.37 इंटू 10⁻6, किसका? पृथ्वी का, मीटर में है ये। और चंद्रमा का है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर में है। याद रखना, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब यहां देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या, तुम वहां पर मैंने बता दिया, उसको याद कर लेना। अच्छा, अब चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, अभी तो एक कैलकुलेशन देखा था, तो 1/6 गुना होता है। ठीक है।
अंतरिक्ष में 60 केजी द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भार वह बल है तो वहां बल लगेगा नहीं, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर भी भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पे ये तुम बता दो क्या होता है। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक जाता है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो यहां भी वही क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। यहां देखना, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया था। यहां ये है v और यहां ये है u और ये क्या हो गया? v। तो यहां पर v अब शून्य हो जाएगा और u यहां पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहां से कुछ हम लोग फेंक रहे हैं। तो कितना मीटर पर फेंके हैं? 100 मीटर तक उसको फेंके हैं। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो v यहां पर लिख सकते हैं v माइनस यू बटा टी बराबर क्या होता है? a। कोई दिक्कत है? तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो तुमको v तो पता है 0 है और u तुमको पता नहीं है, a तुमको पता है, t यहां से पता चल सकता है, लेकिन तुमको v का मान यहां पर t भी नहीं पता है, t भी तुमको पता नहीं है। तो यानी इससे काम बनने वाला नहीं है। यदि यहां t पता होता, हम लोगों को t पता होता बच्चा लोग, तो यहां v का मान हम लोग निकाल देते। तो चलो हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। क्या इससे कुछ निकलेगा? देखते हैं। तो u तो पता ही है तुमको कि u 0 है, 2 पता है, a पता है, s है। अरे भाई सब पता है इसमें, तो क्या इस फॉर्मूला से बन सकता है? देखते हैं। तो v स्क्वायर की जगह लग दिया v स्क्वायर, u 0 है तो 2 गुना इसको 10 ले लिया और s क्या है तुम्हारा? 100 है। तो अब देखते हैं क्या इससे आंसर आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 2001 2 3 और ये हो जाएगा रूट अंडर, बिल्कुल आ गया। v बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 2 गुना 1000। तो क्या इसका आंसर यहां पर है? देखते हैं। ये है तुम्हारा। तो अब इस रूट 2000 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन आंसर तुम्हारा बी ही हो जाएगा। ठीक है। अब चलो यहां पर देख सकते हो वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो क्या मैं आंसर बताऊं? जी नहीं, मैं नहीं बताने वाला, इसको तुम्हें खुद करना होगा। तो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर है घटेगा। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका? घटेगा। अब देख सकते हो क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, तो यहां बोलता है गुरुत्व त्वरण की यानी कि गुरुत्व बल का जो दिशा है वह क्या होगा? तो दो तरीके से देखना है। एक तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव, जिस तरीके से नीचे की ओर इसको खींचा जा रहा है और ये नीचे की ओर गिर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहां पर यदि जी का मान भी लेना रहे तो हम लोग पॉजिटिव में इसको हम लोग गणना करते हैं। लेकिन यदि नीचे से ऊपर फेंका जाए तो यहां गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में ये कार्य कर रहा है और यह जी का भी मान हम लोग निगेटिव लेते हैं, यह भी बात याद रखो। तो यहां देख सकते हो गति के दिशा के विपरीत होगी, दिशा गति की दिशा में होगी, ऊंचाई के साथ घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा तो इसका क्या है? विपरीत दिशा में होगी। ये बात तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, सिंपल सा है। चलो, उत्प्लावकता का कारण है द्रव का नीचे से ऊपर ख्याल लगाना। तो जब द्रव में कोई चीज को डाल रहे हैं तो द्रव बोल रहा है भाग यहां से, नीचे से ऊपर बल लगा रहा है और उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? उत्प्लावकता बोल रहे हैं, तो बल लगा रहा है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो जी बराबर GM बटा R स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर है। और ये तुम्हारा मान 9.8 तुम्हारा ये मान है m पर s स्क्वायर। किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, भैया द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान क्या है किसी वस्तु का? उस वस्तु में कितना पदार्थ है वही उसका द्रव्यमान है। तो वो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, किसी से उसको लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी उसको द्रव्यमान को कोई प्रभावित नहीं करता है। केपलर का तीसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। केपलर का जो तीसरा नियम है किस नाम से जाना जाता है? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी। तुम देख सकते हो न्यूटन ने ही केपलर के तीसरे नियम का उपयोग कर गुरुत्वाकर्षण बल का
परिकलन करने में उसका उपयोग किया था, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। आगे देखते हैं, काटने वाले औजार की धार तेज क्यों की जाती है? दाब को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये मैंने बताया था, यानी कि दाब बढ़ेगा तो वहां उसके लिए क्षेत्रफल क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा। शुरू में ही पढ़ा दिया तुम्हें। किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नापते हैं? तो दंड तुला से नापते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्षैतिज दिशा में नीचे फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है, तो क्षैतिज दिशा में नीचे की ओर यदि फेंका जाए तो प्लस 9.8 एम पर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और नीचे से ऊपर फेंका जाए तो माइनस 9.8 एम पर स्क्वायर होगा। ये बात ध्यान देना। अभी केंद्र बल बदल देता है वस्तु का वेग, तो अभी केंद्र बल केंद्र की ओर लग रहा है, तो वेग का क्या बदल देगा? दिशा बदल दे रहा है। बार बार क्या बदल दे रहा है? दिशा को बदल दे रहा है, ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पहले मैंने बताया था कि प्रणोद का मात्रक क्या है, तो प्रणोद क्या मात्रक है? न्यूटन है। ठीक है, अब देखना एक और क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, इसके भार में जो कमी आती है वह द्रव के घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो द्रव का घनत्व है वह उत्प्लावक बल को क्या करता है? प्रेरित करेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या है? समानुपाती होगा। तो उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, इस बात को तुमको याद रखना है। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? ABCD देख सकते हो, इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो, पानी पर तैरती वस्तु का घनत्व, जो पानी पर कोई वस्तु मान लो कि तैर रहा है, पानी पर वस्तु क्या हो रहा है? तैर रहा है, तो इसका जो घनत्व है वह पानी के घनत्व का क्या होगा? तो याद रखना यहां पर इसका घनत्व क्या है? कम है, और पानी का घनत्व क्या है? ज्यादा है, तब ये क्या होगा? तैरेगा। जब उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि मान लो एक यहां पर पत्थर है, तो पत्थर को डाल दोगे तो पत्थर क्या होगा? डूब जाएगा। तो यहां पत्थर का घनत्व क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वह डूब जाएगा, कम है तो वह क्या होगा? तैरेगा। कंपैरिजन में तो वस्तु पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा? जब वह तैरता है तो क्या हो जाएगा? कम होगा। और यदि ज्यादा है, यदि जिस चीज को हम लोग डाल रहे हैं पानी में उसका घनत्व ज्यादा है तो वह डूब जाएगा, ये बात याद रखना। पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती प्रत्येक वस्तु का त्वरण क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखा तुमने, बहुत सारे यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव तुम्हें पढ़ा दिए हैं। न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक और मैं वीडियो बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो तुम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, सारी चीजें करो। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट को खोल के देखना, बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। उन वीडियोस में तुम किस तरीके से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, इन चीजों के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, उनको भी तुम देख सकते हो। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।